नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ बिहार के बांका जिला के पनिया नाम के जगह पर, जहाँ पर देखिए एक खूबसूरत सुंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी देन के रूप में जो एक अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज का आज उद्घाटन, शुभ उद्घाटन। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दीप प्रज्वलित हो रही है। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। पीछे से प्रॉब्लम हो रहा है, साइड में जाइए। Now I invite Dr. Sanjeev Kumar Singh, most respected member of Bihar Legislative Council. आपको गलत जगह लगाइए किए कुर्सी गलत जगह लगाया। एक कार्यक्रम में यही होगा, सब लोग खड़े Now we have Professor Vimlendra Shekhar Jha. अरे तू गलत लोग लगाइए किया है तो हल्ला नहीं होगा, हल्ला नहीं है बुलाता। Now we have a new milestone of Mandar Vidyapit. Mandar Vidyapit was established in 1945 by Anand Shankar Madhavan Ji, the great visionary, freedom fighter, social reformer, and staunch nationalist, and a devout disciple of former President of Dr. Zakir Hussain Sahib. With noble ideals of social upliftment of marginalized communities, the spread of education, and the promotion of cultural values. She laid the foundation of Mandar Vidyapit, an autonomous institution at the foothills
of the sacred Mandar Hill. During his lifetime, बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय जनाब आरिफ मोहम्मद खान सर, माननीय कुलपति बीएन मंडल विश्वविद्यालय और अभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रभार में रह रहे डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा सर, अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज के संस्थापक। विश्वास नहीं कर रहा था, मैं बता दूं, पहली बार जब अरविंद सर ने कहा जो कि मैं लॉ कॉलेज की स्थापना करने जा रहा हूं और मुझे अभी वहां से पत्र नहीं मिला है, लेकिन ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इनकी उसी समय इच्छा थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इस लॉ कॉलेज का उद्घाटन हो। और मैंने उसी समय, जिस समय पत्र भी नहीं मिला था, आदरणीय राज्यपाल महोदय से मैंने आग्रह किया, अनुरोध किया। और जब मैंने बताया लॉ कॉलेज के बारे में, मैं तो सच बताऊं आपको, इन्होंने कहा जो कि लॉ कॉलेज का अगर उद्घाटन है तो मैं जरूर जाऊंगा। और वो आज आपके सामने हैं। हमारे संविधान के प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के संदर्भ में चर्चा है। और आज अगर एक लॉ कॉलेज खुला है, यहाँ कानून के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होगा, अध्यापन। इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, अद्वैत लॉ मिशन लॉ कॉलेज के चेयरमैन अरविंदम दे, मीडिया के बंधुगण, मेरे लिए आज की तिथि काफ़ी सुखद है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के नियमित कुलपति के रूप में कार्यरत हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय का विश्वास, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में आज से ही नियमित वाइस चांसलर की नियुक्ति होने तक काम करने का मौका मिलेगा। तो आज यह मेरा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में का प्रथम दिन है। मुझे लगता है कि कुलाधिपति महोदय स्वयं ही मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस यूनिवर्सिटी के क्षेत्रांतर्गत उपस्थित हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति जो विश्वास उन्होंने दर्शाया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इनके विश्वास पर मैं Now we have Sanjeev Kumar of Madhavan Memorial College of Education, Shivadham. Now we have Ragini Raj of Advait Mission Institute of Technology, Shivadham. The Arvind Dakshan and the Mandar Vidyapeeth Educational ट्रस्ट के सदस्य मंच पर आप देख सकते हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं और वह यहाँ पे छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। आज जब अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज का इनॉग्रेशन चल रहा है, तो इस बीच
जो गवर्नर साहब हैं वो यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। आप तस्वीर के जरिए देखिए कि गवर्नर साहब यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आज अद्वैत मिशन के इस मंच पे गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान सर संबोधित कर रहे हैं। लॉ कॉलेज का उद्घाटन समारोह है और यहाँ पर मंच पर MLC संजीव कुमार सिंह, अद्वैत मिशन के सेक्रेटरी अरविंद सर सहित सभी लोग मौजूद हैं। सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा और यूनिवर्सिटी के जो VC हैं बिमलेंदु सर वो भी मौजूद हैं। गवर्नर साहब यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आपको व्यू दिखाना चाहेंगे छात्र छात्राओं का। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा भी यहाँ मौजूद हैं और अतिथि भी मौजूद हैं। पूरी गैलरी यहाँ पर भरी पड़ी है। गेस्ट और लोग मौजूद हैं। ये बौंसी में कॉलेज खुला है, अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज, जिसको ऐसा राज्य है इनॉग्रेशन के लिए गवर्नर साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं। 100% छात्र आते, लेकिन केरला में जो कुछ भी क्रांति हुई है ये पिछले 100 वर्ष में हुई। श्री नारायण गुरु और सिंह चावड़ा, केरला का समाज भी शायद वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उत्तर भारत के राज्यों से भी ज्यादा पीड़ित करने वाली थी। इतनी ज्यादा कि 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद वहां गए, 3 दिन रुकने के बाद जिस दिन जा रहे थे कहा ये राज्य नहीं है, ये तो ग्रंथालय है। ग्रंथालय कहते हैं पागलखाने को। क्योंकि इतनी ज्यादा सामाजिक प्रतिबंध थे और स्वामी विवेकानंद अद्वैतवाद के प्रणेता थे, जो मानव दिव्यता, मानव प्रतिष्ठा, बंधुता और समता जिसको स्थापित करना जिसका लक्ष्य है, निश्चित तौर पर उनके अंतःकरण को वो सब स्वीकार नहीं था जो उन्होंने वहां देखा था। इसलिए उन्होंने कड़े शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन केरला के 100 साल के इतिहास में 2 ऐसी विभूतियां आई। श्री नारायण गुरु उस समाज के उस हिस्से से आते थे जिनकी महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज में कोई कड़वाहट पैदा नहीं करी। उन्होंने खालिस जो मिशन, द्वैत मिशन आपका है यहाँ, उन्होंने अद्वैतवाद के हथियार को अपनाया और कहा कि ये बताओ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इसे मानते हो या नहीं मानते? वो अगर कहते शायद कि दुनिया बदल गई है, पश्चिमी देशों को देखो, मुझे नहीं पता कि वो कितना कामयाब हो जाता। लेकिन उन्होंने भारत की एक समस्या थी, उसको भारत की परंपरा और भारत के दर्शन में उसका समाधान ढूंढा और वो ऐसा अपील किया लोगों को कि समाज में कोई तनाव हुए बगैर तथा कथित बड़ी जातियों के लोग श्री नारायण गुरु के शिष्य बन गए, श्री नारायण गुरु के पैर छूने लगे उनके जीवन में ही, और समाज में एक परिवर्तन की लहर दौड़ गई। कैसा परिवर्तन? आपको सुन के आपको आश्चर्य होगा। जो समता का भाव, मानव प्रतिष्ठा का भाव मैंने केरला में देखा, वो मैं आज भी कहता हूं हमारे सब के लिए, दूसरे राज्यों के लिए हम उसका अनुपालन करें, इसकी शिक्षा देता। मैं एक बार कुछ ऑफिसर थे बैठे हुए, मैं
इसकी प्रशंसा कर रहा था। तो चीफ सेक्रेटरी ने मैंने कहा कि भाई देख के तबीयत खुश हो जाती है। जो आदमी सबसे नीचे पद पे काम कर रहा है, राजभवन में माली है, चपरासी है, वो बहैसियत इंसान के, मानव के, अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। हाँ, काम बटे हुए हैं, इसमें क्या खास बात। तो चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता जी थे राजस्थान के, मुझसे कहने लगे सर मैं आपको बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं। 4 दिन पहले मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा अंग्रेजी में, कहा सर आपकी और मेरे बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, क्या अंतर है आपके मेरे बीच में। आपने आईएएस का इम्तिहान लिखा और मैंने फैसला किया कि मुझे आईएएस नहीं बनना है, मुझे ड्राइवर ही पसंद है। वो अपने आप को कम नहीं मानता ड्राइवर ने चीफ सेक्रेटरी का। और महिलाओं में, रास्ता चलती महिलाओं में जो विश्वास नजर आता है, आत्मविश्वास, वो बड़ा प्रेरणादायक। इसी तरह शिक्षा, क्यों शिक्षा केरला में इतने कम समय में 100% साक्षरता कैसे आ गई। वहां पे एक संत थे चावड़ा, वास्तव में मलयालम में और तमिल में स्कूल का नाम है पल्लीकूडम। पल्ली कहते हैं वो जगह जहां उपासना की जाए। चर्च को भी पल्ली कहते हैं, मंदिर को भी पल्ली कहते हैं, मस्जिद को भी पल्ली कहते हैं। कोई भी पूजा घर हो उसको पल्ली कहते हैं। श्री चावड़ा ने एक आदेश जारी किया अब से कोई 80 साल पहले, कहा कोई पूजा घर नहीं बनाया जा सकता जब तक उससे मिला हुआ एक बड़ा हॉल नहीं होगा जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जा सके। इसलिए मलयालम भाषा में और तमिल में भी उसका असर हुआ कि उसका स्कूल का नाम ही हो गया पल्लीकूडम। कूडम कहते हैं कमरे को और पल्ली कहते हैं पूजा घर को। पूजा घर के साथ लगा हुआ कमरा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग होगा। पूजा घर बन नहीं सकता जब तक उसके साथ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम न किया जाए। क्या सोच। और उन्होंने क्या कहा संत चावड़ा ने, उन्होंने कहा इसके बगैर तो बनाओगे नहीं। और मैं अपना पूरा जीवन केवल और केवल बच्चियों की नारी शिक्षा पर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला हूं। अगर लड़कियों को न पढ़ाया गया होता तो 100% साक्षरता 100 साल के अंदर असंभव काम। लेकिन जब माएं शिक्षित हो गई तो बच्चों को तो शिक्षित होना ही, उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चियों को पढ़ाऊंगा और हर वर्ग की बच्चियों को पढ़ाऊंगा। जान को खतरा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मार डालो। तो मैं ये बताने के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूं, नारी शिक्षा का क्या महत्व है। केरला बन गया नारी शिक्षा के कारण। हम अपनी बच्चियों की शिक्षा को, अब बेटे को प्राथमिकता दें, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं। और ये काम हमारे अब क्या समूह में बदकिस्मती है
कि ये काम सबसे ज्यादा माएं करती हैं। बेटे को अच्छा खाना खिलाएंगी, बेटी को बच्चा कुचा दे देंगे। ये इस मानसिकता को बदलने की जरूरत। आप इतना बड़ा शिक्षा का काम कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। और आप बुनियादी तौर पे आप अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद क्या है? भारतीय दर्शन का अगर कोई मर्म है तो वो अद्वैतवाद। अद्वैत आदि शंकर कम उम्री में निकले केरला से, पूरे देश का भ्रमण किया। पूरा देश राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। मन में चिंता हुई होगी। उन्होंने घूम के पूरे देश में 4 बिहार भी आए। मंडन मिश्रा के साथ जो उनका संवाद है वो यही हुआ है। उनकी पत्नी जिसमें जज थी, मंडन मिश्रा की, उन्होंने 4 मठ स्थापित किए पूरे देश में। और चारों हम बड़े गर्व से कहते हैं, शंकराचार्य ने देश की एकता को संगठित करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए 4 मठ स्थापित किए। बिल्डिंगों से एकता नहीं स्थापित होती। आदि शंकर का कारनामा है कि उन्होंने वेदों से, चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए और एक एक मठ को एक एक वाक्य दिया, महावाक्य दिया, वाक्य नहीं महावाक्य। एक शाश्वत सत्य जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उतना ही प्रासंगिक। अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा ब्रह्म मैं ही हूं, ब्रह्म मुझ में है। तत्त्वमसि, वही ब्रह्म तुम्हारे प्रज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञा है। कहीं बाहर बैठी हुई कोई ताकत नहीं है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ब्रह्म का मंदिर। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और एक दूसरी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर अनन्यास चिंतायन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम्यहम्। जो कोई मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरी आराधना इस तरह करता है, मेरे इस रूप में करता है कि मैं सबके अंदर विद्यमान हूं, उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो उसकी अभिलाषा है उसे पूरा करता हूं। ये भारत का, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी धरोहर है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। पूरी दुनिया में केवल व्यवहारिक रूप में नहीं, सिद्धांत के रूप में हमारा गोरा रंग है, दूसरे हमसे कम है। हम ये भाषा बोलते हैं, जो ये भाषा नहीं बोलते वो हमसे कम है। हम इस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, दूसरे जो नहीं करते उनके लिए मोक्ष नहीं। भारत ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने पूरा हमारे दर्शन का सार उद्धृत कर दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट, रिलीजन की पार्लियामेंट में शिकागो में कहा, मैं उस देश से आता हूं, उस वक्त हमारी आबादी 35 करोड़ थी। कहा जहां 35 करोड़ लोग
अपनी दिनचर्या इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। रुचि नाम वैचित्रिया दिलजु कुटिल दाना पर विषाम निर्णाम एको गम्यस्वम से पैसा मरना प्रभु जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे टेढ़े रास्ते लेते हुए सागर में लीन हो जाते हैं, हम मनुष्य भी अपनी अपनी प्रकृति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रास्ता तय करते हुए प्रभु तुझी में लीन हो जाते हैं। हमने ये नहीं माना कि अनंत के मुक्ति का मोक्ष का एक ही रास्ता है। हमने केवल हरि को अनंत नहीं माना, बल्कि हमने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को अपने दामन में समेट सकती है। पूरी दुनिया भूखी है, वो संदेश दुनिया में कहीं है तो वो भारत में है, वो अद्वैतवाद में। तो मुझे इसलिए खुशी है यहाँ आकर कि जब ये कॉलेज ही अद्वैतवाद मिशन ने बनाया है, तो फिर ये अपनी संस्था से संबंधित लोगों में इसी भावना का संचार करने की कोशिश करेंगे, जो वाहक बन जाएंगे इस संदेश को देने का अपने देश में, और आने वाले दिनों में कौन जाने उनमें से कितने विदेशों में काम करेंगे, वो उनका संपर्क होने में। मैं सोच रहा था कि लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाया जाता है, विधि पढ़ाई जाती है। पार्लियामेंट में क्या होता है? कानून बनाने का काम होता है। असेंबली में क्या होता है? कानून बनाने का काम होता है। तो शायद आने वाले दिनों में इसकी भी जरूरत हो कि कानून बनाने वाले पहुंचते हैं वहां चुनाव के जरिए, लेकिन शायद हमें अपने समाज में एक चेतना पैदा करने की आवश्यकता है। जब हम पार्लियामेंट में या असेंबली में या सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो ध्यान करिए, आप कोर्ट में जाते हैं, वकील अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा है कि उसके साथी समाज उसको एक दृष्टि से देखेगा कि तुम्हें ये भी नहीं आता कि जजों के सामने कैसे बोला जाता है। अगर हमारी अपेक्षा अपने वकीलों से है जो अदालत में जाते हैं और कानून को अपनी समझ के अनुसार व्याख्या करते हैं, तो हमें क्या उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है कि वो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें? अपने देश की संस्थाओं के लिए, अपने देश के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये क्या दर्शाता है? मैं राजनीति पे बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, किसी के ना विरोध में ना किसी के पक्ष में, लेकिन हम ऐसे शब्दों को का इस्तेमाल करें जो इस तरह से गिरे हुए हैं। और हमारे यहाँ खड़े हुए मीडिया भाई ने न समझे, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन हमारे बड़े पत्र उन नारों को छाप रहे हैं। ये संसद की भाषा है, चोर वगैरह वगैरह, ये क्या है? भारत प्राचीन संस्कृति है और हमारे ऋषियों ने कहा है वाक प्रबद्धो ही संसारे। बोलने की कला से पूरी दुनिया के जो मामले हैं उनका निस्तारण किया जाता है। ये बोलने की कौन सी कला है कि मैं विरोधी, जिसका विरोधी हूं उसको गाली देने लगूं, उसके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगूं?
लेकिन ये चीजें सुधर नहीं सकती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक लोक का दबाव नहीं होगा तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। और लोकलाज किस चीज में महसूस होती है? क्या चीज हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति के खिलाफ है? अगर मैं वैसा कुछ काम करता हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे स्पष्ट शब्दों में कहिए कि ये काम आपने गलत किया। तब मैं जितना समय आप मुझे था उस समय ज्यादा ही बोल रही हूं। मैं कॉलेज के प्रबंधन को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यहाँ पर पढ़ाने वालों को, जो लोग इस काम में सहायक हैं उन सबको, और यहाँ आए हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।